हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरव सर की ऑनलाइन पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं पेपर सॉल्यूशन बीएड का। ये पेपर जो है वो बीएड का सेमेस्टर 1 का पेपर सॉल्यूशन है। सब्जेक्ट है B107 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो है आपका पिछले साल का जनवरी 2025 का। इस पेपर सॉल्यूशन की खासियत क्या है, तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए ये सॉल्यूशन है। इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं ऑनलाइन। और अगर आप आखिरी वक्त पे तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर होगा। चलिए बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं। ये है आपकी पेपर स्टाइल। आपका जो पेपर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर बीएड का साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसका पेपर स्टाइल कुछ इस तरीके से होता है कि क्वेश्चन 1 जो है वो 14 मार्क्स का होता है। उसमें ग्रुप 1 में 2 सवाल होते हैं और ग्रुप 2 में 2 सवाल होते हैं। या तो आपको ग्रुप 1 पूरा अटेम्प्ट करना है या तो आपको ग्रुप 2 पूरा अटेम्प्ट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ग्रुप 1 में से क्वेश्चन 1 करें और ग्रुप 2 में से क्वेश्चन 2 करें। ऐसे करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों ही सवाल 7 और 7 14 मार्क्स के होंगे, 7 और 7 14 मार्क्स के होंगे। इन दोनों ग्रुप में से कोई भी एक सवाल ही आपको अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 4 ग्रुप ऐसे ही है 14 मार्क्स के। तो 14 14 14 14 56 मार्क्स जो हैं वो आपके ऐसे ही इंटरनल ऑप्शंस वाले सवाल होंगे, 7 7 मार्क्स के होंगे। पांचवा जो सवाल है वो 2 2 मार्क्स के 7 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, 12 में से होंगे, 12 में से कोई भी 7 आपको लिखने हैं। इसका जो वेटेज है वो 14 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पेपर स्टाइल रहने वाला है। पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से जोड़ दूंगा, तो आपके लिए वो बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन पेपर भी देख लें और सॉल्यूशन का वीडियो भी देख लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पहला सवाल है आंसर एनी वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोई भी एक ग्रुप के ही आंसर लिखने हैं। यहाँ पे आपकी बेहतरी के लिए मैंने हर एक सवाल को सॉल्व किया है। तो पहला सवाल है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझाइए। एंड गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, और डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए अबाउट द स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन का फ्यूचर स्कोप क्या है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? साइंस एजुकेशन इज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। साइंस एजुकेशन पढ़ाना और पढ़ना है साइंस को, बच्चों को भी और खुद को भी, एट द लेवल टू द जनरल पब्लिक। और इस तरीके से कि वो आराम से हर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को वो समझ में आए। कॉम्प्लिकेट करना साइंस का एजुकेशन का मतलब नहीं है। इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स। ये हर इंडिविजुअल को मदद करने पे फोकस करता है, टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और प्रोसेसेस को किस तरीके से होता है। एंड इट प्रमोट्स साइंटिफिक लिटरेसी, और साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ाता है। एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को भी बढ़ाता है। द कोर एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन इंक्लूड। साइंस एजुकेशन का कोर जो है वो इस बात पे एम करता है कि वो डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक मेथड को अंडरस्टैंड कर सके और डेवलप कर सके। फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल सोच को फॉस्टर करने के लिए ऑप्शंस दे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे इंडिविजुअल को मदद करे। एंड कनेक्टिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ लोगों को कनेक्ट करे टू एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। साइंस एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। साइंस एजुकेशन सिर्फ किसी भी फैक्ट को याद करने के बारे में नहीं है, बट अबाउट नर्चरिंग, बट इस बारे में है कि आप किस तरीके से नर्चर कर सकते हो एन इक्विसिट माइंड एंड द एबिलिटी टू इवेल्युएट साइंटिफिक एविडेंस, कि किस तरीके से किसी दिमाग को इस तरीके से इंसिक्विट किया जाए कि वो अपने आप ही एबिलिटी बनाते जाए किसी भी साइंटिफिक एविडेंस को इवेल्युएट करने के लिए। तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एजुकेशन। कॉन्सेप्ट के बारे में हो गया। अभी स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन की बात करते हैं कि साइंस एजुकेशन का स्कोप क्या है।
स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन, द स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन इज़ ब्रॉड एंड मल्टी फेस्ड। ये जो स्कोप की हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ी बात है और उसके कई सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। एनकम्पेसिंग सेवरल की एरियाज, हाँ वो कुछ एरियाज को ज़रूर से ही इनकम्पेसिंग करता है, जैसे कि नेचर ऑफ साइंस, साइंस का नेचर क्या है। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग द डिफरेंसेस बिटवीन साइंस एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। ये इस बात में इन्वॉल्व होता है कि कैसे साइंस और दूसरी किस्म के नॉलेज को डिफरेंशिएट हम कर पाए, एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड साइंस एंड सूडो साइंस, और हम अच्छे विज्ञान को और सूडो साइंस, सूडो साइंस यानी कि अंध विज्ञान जो होता है ना, जो हम मान लेते हैं, इनके बीच में फ़र्क करना हमें सिखाए। इट ऑल्सो एड्रेसेस वेदर देर इज़ अ सिंगल साइंटिफिक मैथड, और ये इस बात को भी एड्रेस करता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही साइंटिफिक मैथड है। साइंस एंड सोसाइटी, साइंस और सोसाइटी के बारे में भी इसके स्कोप है। द करिकुलम एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी, हमारे सोसाइटी और विज्ञान के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में भी स्कोप है। इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हम इंक्लूड कर पाए, हेल्थ को इंक्लूड कर पाए, सामाजिक जस्टिस को हम इंक्लूड कर पाए। इट ऑल्सो एड्रेसेस द implications of scientific advancement of a कल्चर एंड एथिक्स। इसके अलावा ये इस बात को भी एड्रेस करता है कि कैसे हम साइंटिफिक एडवांसमेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाए कल्चर के साथ और एथिक्स के साथ। कल्चर को भी हमें साथ में ही लेके चलना है और एथिक्स को भी साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट है कॉग्निशन एंड लर्निंग। कॉग्निशन और लर्निंग में भी इसके स्कोप है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न साइंस। ये इस बात को इन्वॉल्व करता है कि कैसे कोई भी विद्यार्थी विज्ञान सीखता है। हाउ दे फॉर्म एंड चेंज देयर साइंटिफिक कॉन्सेप्शंस, कैसे वो किसी भी चीज़ के फॉर्म और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बदलते हैं। एंड हाउ टू यूज़ मॉडल्स एंड थियरीज इन द क्लासरूम टू फैसिलिटेट लर्निंग, और कैसे क्लासरूम के अंदर थियरीज और मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाए। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या स्कोप है? द स्कोप इंक्लूड्स द ओवर आर्किंग गोल्स ऑफ साइंस एजुकेशन। ये जो स्कोप है वो इंक्लूड करता है कि ओवर आर्किंग ना हो जाए किसी भी साइंस एजुकेशन का, सच एज प्रमोटिंग साइंटिफिक लिटरेसी, साइंटिफिक लिटरेसी को प्रमोट कर पाए। फॉस्टरिंग इंटरेस्ट इन साइंस, विज्ञान के अंदर ऐसे ही रस को बढ़ाया जाए। एंड एनकरेजिंग कैरियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कैरियर बनाने के लिए हम लोगों को एनकरेज कर पाए। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड असेसमेंट। इनोवेशन और असेसमेंट में भी स्कोप है। इट कवर्स द ऑनगोइंग डिबेट्स, ये जो चल रही है डिबेट्स उसके बारे में बात करते हैं। एंड रिसर्च इनटू इफेक्टिव साइंस करिकुला, साइंस का जो करिकुलम है उसके बारे में, टीचिंग मेथड्स किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। एंड स्टूडेंट असेसमेंट, किसी भी विद्यार्थी का असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये इस बात को भी इंक्लूड करता है कि कैसे डिस्कशन जो प्रोजेक्ट बेस है उससे हम सीख सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड पूछ के सीख सकते हैं। एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या स्कोप है उसके बारे में बात करते हैं। इट एम्फसाइजेस दैट साइंस इज़ नॉट टॉट इन आइसोलेशन, ये इस बात को बढ़ावा देता है, एम्फसाइजेस करता है कि ये सिर्फ आइसोलेशन, अकेले में पढ़ाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस आर इंटर डिपेंडेंट, विज्ञान की कोई भी शाखा हो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंड द करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट दिस बाय को-रिलेटिंग कॉन्सेप्ट्स, और ये जो करिकुलम है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट को अलग अलग फील्ड में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में रिफ्लेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे थे स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रुप का सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द डिसिप्लिनरी एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ साइंस एजुकेशन एट अ सेकेंडरी लेवल। डिस्कस करिए कि डिसिप्लिनरी और कल्चरल वैल्यू क्या है साइंस एजुकेशन में सेकेंडरी लेवल पे।
तो इसके बारे में बात करते हैं। डिसिप्लिनरी वैल्यू, द डिसिप्लिनरी वैल्यू ऑफ साइंस एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल रेफर्स टू द मेंटल एंड फिजिकल डिसिप्लिन। ये मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन को सेकेंडरी लेवल पे देखता है। इट इंस्टिल्स इन स्टूडेंट्स, ये बच्चों के अंदर इस फिजिकल डिसिप्लिन को डालता है, फिजिकल हो या मेंटल हो। दिस वैल्यू इज डेवलप थ्रू द रिगरियस प्रोसेसेस। इसको डेवलप किया जाता है कई सारे प्रोसेसेस के जरिए, इनहेरेंट इन साइंटिफिक स्टडी, ताकि वो साइंटिफिक स्टडी में इनहेरेंट हो जाए। पहला है मेंटल डिसिप्लिन। द स्टडी ऑफ साइंस कल्टिवेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना और लॉजिकल रीजनिंग स्किल करना। स्टूडेंट्स लर्न टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस बनाना, फॉर्मुलेट करना सीखें। डिवाइस एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट बनाना सीखे। एंड एनालाइज डेटा टू ड्रॉ एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन, और डेटा के आधार पे, एविडेंस के आधार पे कंक्लूजन तक पहुंचना सीखे। विच रिक्वायर्स प्रिजर्वेंस एंड अ कमिटमेंट टू ट्रूथ, और उसके लिए ज़रूरी होगा प्रिजर्वेंस, किसी भी चीज़ को कबूल करना, और सत्य के प्रति कमिटमेंट रहना, तभी ये चीज़ मेंटल डिसिप्लिन में आ सकती है। दूसरा है फिजिकल डिसिप्लिन। साइंस एजुकेशन इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल वर्क। फिजिकल डिसिप्लिन में ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, सच एज अ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। दिस प्रोसेस टीचेस द स्टूडेंट क्वालिटीज़ लाइक, इसको करने की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर कई सारे गुण बनेंगे, जैसे कि क्लैनलीनेस, सफाई करना, पंक्चुअलिटी, वक्त पे रहना, कंसंट्रेशन कैसे रखना, एंड हार्ड वर्क, और मेहनत कैसे करना। इट ट्रेन्स हिम टू अंडरटेक टास्क सिस्टमेटिकली, और इसके वजह से वो किसी भी टास्क को सिस्टमेटिकली करना सीखेंगे। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा एक्यूरेटली, वो किसी भी डेटा को कलेक्ट और रिकॉर्ड भी करेंगे एकदम सही तरीके से। एंड इंटरप्रेट्स रिजल्ट केयरफुली, और जो भी रिजल्ट है उसको सही से इंटरप्रेट करेंगे। तीसरा है साइंटिफिक एटीट्यूड। डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इन साइंस ऑल्सो फॉस्टर्स इन अ साइंटिफिक एटीट्यूड। डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें साइंस में, तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड को भी फॉस्टर करना चाहिए। विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिविटी, जो इंक्लूड करता है कि ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया जाए। अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, पूछने में स्पिरिट होना चाहिए। ओपन माइंडनेस, हर चीज़ खुल के सोचनी चाहिए। एंड अ हेल्थी स्केप्टिसिज्म, और एक स्केप्टिसिज्म मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कशन करना हेल्थी, नेगेटिव नहीं, उस चीज़ को होना चाहिए टूवर्ड्स अनसब्सटेंट क्लेम्स, ताकि हम ऐसे क्लेम्स को समझ सके जो अनसब्सटेंड है, अब सब्सटेंटेड है, उसके बारे में हम डिस्कस कर सके। ठीक है, तो ये हो गया डिसिप्लिनरी। अभी हम कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ साइंस एजुकेशन की बात करते हैं। कल्चरल वैल्यू, द कल्चरल वैल्यू ऑफ साइंस एजुकेशन रिलेट्स टू इट्स प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। कल्चरल वैल्यू जो है साइंस एजुकेशन की, वो इस बात को रिलेट करती है कि कैसे साइंस का एजुकेशन है जो इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को भी और किसी इंडिविजुअल को भी, उसकी सोच पे और रहने पे। सबसे पहला है शेपिंग सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन को शेप करना। साइंस हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कल्चरल एंड सिविलाइजेशन ऑफ अ कंट्री बाय अफेक्टिंग बिलीफ्स। साइंस की वजह से काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले हुआ है कल्चरल और सिविलाइजेशन में, कि वो उनके बिलीफ्स को, ट्रेडिशन को, लाइफस्टाइल को बदलता है। It helps to dispel superstitions and promotes a rational and logical mindset. इसी की वजह से सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा जैसी चीज़ों को कम किया जा रहा है, और रैशनल, तार्किक और लॉजिकल माइंडसेट को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप। साइंस
transcends national borders and connects students to a global community of researchers. इसकी वजह से साइंस आगे बढ़ रहा है. हमारे लिए नेशनल बॉर्डर भी अभी लिमिट नहीं है, हम पूरी दुनिया के साथ रिसर्चर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, और इसी की वजह से हम ग्लोबली चीज़ों को समझ रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के बारे में, फॉस्टरिंग द सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप के सेंस के बारे में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. नेक्स्ट है हमारा सोसाइटल प्रोग्रेस. Science education makes individual useful citizens by contributing to the progress of a society through new ideas. Society discoveries and invention discoveries और idea की वजह से society भी आगे बढ़ रही है. It is the foundation for advancement in a technology. ये बेस है किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, दवाइयों में आगे बढ़ने के लिए, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी में आगे बढ़ने के लिए, और भी कई सारी फील्ड है जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो रही है. नेक्स्ट हम बात करें कि एस्थेटिक एप्रिसिएशन में क्या है. साइंस कैन ऑल्सो फॉस्टर एन एस्थेटिक सेंस को भी बढ़ावा देता है. वाइल अ ले पर्सन में फोकस ऑन इट्स प्रैक्टिकल यूज़, जबकि कोई भी एक इंसान वो उसके प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में, अ साइंटिस्ट और अ स्टूडेंट साइंस लर्न्स टू सी द ट्रूथ एंड द ब्यूटी इन द मिस्ट्रियस ऑफ नेचर. और उसके प्रैक्टिकल यूज़ के अलावा साइंटिस्ट या स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ भी सीखता है कि कैसे सत्य और सुंदरता नेचर की मिस्टीरियस चीज़ों के पीछे छुपी हुई होती है. साइंटिफिक डिस्कवरीज कैन बी व्यूड एज अ वर्क ऑफ एन आर्ट. साइंटिफिक डिस्कवरीज को इस तरीके से देखा जाता है कि वो किसी भी वर्क का एक आर्ट है. दैट रिवील द इंट्रिकेट एंड ब्यूटीफुल वर्किंग ऑफ द नेचर वर्ल्ड. और इसी वजह से इंट्रिकेट करता है कि कितना नेचुरल वर्क खूबसूरत है. ठीक है, तो ये था हमारा कल्चरल वैल्यू के ऊपर. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. State the general objectives of a science education and create 5 specific objectives of knowledge and understanding objectives. बोल रहे हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताइए साइंस एजुकेशन के, और 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताइए नॉलेज के और अंडरस्टैंडिंग के. तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट से कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन क्या है, क्यों हम साइंस एजुकेशन पढ़ा रहे हैं. The general objective of science education is to equip individuals. जनरल ऑब्जेक्टिव इसका यही है साइंस एजुकेशन का कि हर इंडिविजुअल को हम इक्विप कर सके विद द नॉलेज के साथ एंड द स्किल्स नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड. और ऐसा स्किल जिससे वो समझ सके और इंटरेक्ट कर सके कुदरती दुनिया के साथ. इट एम्स टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर. इसके अलावा वो इस बात पे भी एम करता है कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस किया जाए. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है साइंस एजुकेशन का. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज का क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू नॉलेज फोकस है ना एक्विजिशन. नॉलेज ज्ञान जो है वो एक्विजिशन एंड रिकॉल अ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. किसी भी वैज्ञानिक माहिती को याद रखना ही नॉलेज का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. स्टूडेंट विद दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी एबल टू, और जो भी विद्यार्थी इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर स्पेसिफिक फोल करेगा वो क्या क्या कर सकता है. रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को पहचान सकता है और याद भी कर सकता है. फैक्ट को याद कर सकता है, प्रिंसिपल को याद कर सकता है. दूसरा वो क्या कर सकता है, डिफाइन की साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स. साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर सकता है और टर्म्स को भी बता सकता है. तीसरा वो कर सकता है लिस्ट एंड डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. इसके अलावा वो लिस्ट भी कर सकता है और समझा भी सकता है कि किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन में बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. चौथा वो कर पाएगा आइडेंटिफाई एंड स्टेट द साइंटिफिक लॉस. पहचान पाएगा और लिख पाएगा वैज्ञानिक नियमों को, थियरीज को और प्रिंसिपल्स को. पांचवा वो कर पाएगा मेमोराइज साइंटिफिक कंटेंट. वो कोई भी वैज्ञानिक कंटेंट को याद कर पाएगा. एंड द प्रोसेस ऑफ साइंस, और किसी भी साइंस की जो प्रोसेस है उसको वो समझ पाएगा. ठीक है, तो ये थे
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर अंडरस्टैंडिंग गो बियॉन्ड सिंपल रिकॉल। ये वो चीज़ है जो सिर्फ याद करने पे नहीं है, उससे आगे जाती है। एंड फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंडिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप, और इस बात पे फोकस करता है कि किसी भी चीज़ का मतलब क्या है और संबंध क्या है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई विद्यार्थी इस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करता है तो वो क्या क्या कर पाएगा? एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन देयर ओन वर्ड्स। किसी भी वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को वो समझा पाएगा अपने खुद के ही शब्दों में। दूसरा वो कर पाएगा एनालाइज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। किसी भी वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन को एनालाइज यानी कि समझ पाएगा बाय आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेगा और पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करेगा। तीसरा है वो ट्रांसलेट साइंटिफिक डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किसी भी वैज्ञानिक डेटा को वो ट्रांसलेट कर सकता है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में से। जैसे कि सच एज अ फ्रॉम अ टेबल टू अ ग्राफ, जैसे कि टेबल दिया हुआ हो ऐसे वाला, तो उसको वो ग्राफ में कन्वर्ट कर पाएगा। चौथा वो कर पाएगा समराइज साइंटिफिक फाइंडिंग्स और आइडिया। किसी भी वैज्ञानिक खोज को या आइडिया को वो छोटे कॉन्सेप्ट में, मतलब कम करके, समराइज करके वो समझा पाएगा। नेक्स्ट वो कर पाएगा अप्लाई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ फेमिलियर एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस। वो जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेगा, उन घटनाओं के लिए जो उससे फेमिलियर हो या अनफेमिलियर हो, वो दोनों ही परिस्थितियों में इस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एजुकेशन एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। इम्पोर्टेंस क्या है साइंस एजुकेशन का सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, उसके बारे में बात करते हैं। साइंस एजुकेशन एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल इज़ क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। ये सेकेंडरी लेवल पे काफ़ी ज़रूरी है कुछ कारणों की वजह से। एज इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बच्चों को बेस प्रदान करता है इंटेलेक्चुअल, एक दूसरे को समझने के लिए, पर्सनल खुद को समझने के लिए, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिससे पैसे कमाया जाए उससे भी डेवलपमेंट के लिए। उसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो फॉस्टर करता है, मजबूर करता है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोट्स साइंटिफिक लिटरेसी। वैज्ञानिक लिटरेसी को प्रमोट करता है। तीसरा है बिल्ड्स अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर कैरियर्स। भविष्य के कैरियर के लिए एक बेस भी बनाता है। एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। किसी भी नई चीज़ को खोजने के लिए या नया करने के लिए एनकरेज करता है। एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और एनहेंस करता है दुनिया को समझने के लिए। तो ये पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलिए सेकंड, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे दूसरा ग्रुप है और इसमें भी सेम दो ग्रुप दिए गए हैं, उसमें से किसी एक ग्रुप के ही आंसर आपको लिखने हैं। पहला है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट बताइए, क्लैरिफाई करिए, और डिस्कस इट्स स्टेप्स इन डिटेल, और उसके जो स्टेप्स है उसको डिटेल में लिखिए। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर की ट्रेनिंग टेक्निक है दैट अलोज एस्पायरिंग और इन सर्विस टीचर्स, जो अलो करता है एस्पायरिंग, जो बनने वाले हैं या सर्विस में है टीचर की, टू प्रैक्टिस एंड रिफाइन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, ताकि वो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस कर पाए पढ़ाने को, और रिफाइन कर पाए कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है कौन सी चीज़ नहीं, इन अ कंट्रोल्ड स्केल डाउन एनवायरनमेंट, ताकि वो कंट्रोल्ड और स्केल्ड डाउन एनवायरनमेंट में इसका इस्तेमाल कर पाए। The teaching situation is reduced in complexity by limiting the class size of a small group of 5 to 10 students or peers and the lesson duration to a short period of 5 to 10 minutes. ये teaching की ऐसी situation है जिसमें complexity ये है कि जो क्लास की साइज़ है वो 5 से 10 बच्चों की ही होगी,
और यहाँ पे लेसन जो आपको पढ़ाना है वो 5 से 10 मिनट में ही पढ़ाना है, 5 से 10 बच्चे, 5 से 10 मिनट। द प्राइमरी गोल इज टू फोकस ऑन अ सिंगल टीचिंग स्किल। इसका प्राइमरी फोकस यही है कि सिंगल टीचिंग स्किल को टाइम में इस तरीके से जोड़ दिया जाए, सच एज क्वेश्चनिंग, जिसमें से सवाल पूछना, समझाना, या फिर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना, इमीडिएट करना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना या इम्प्रूवमेंट करना। दिस प्रोसेस हेल्प टू बिल्ड द टीचर्स कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस बिफोर दे एंटर द रियल क्लासरूम सेटिंग। और अगर ये टीचर कर लेते हैं तो ये इनको मदद करेगा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और खुद को कॉम्पिटेंस बढ़ाने के, क्लासरूम में एंटर हो उससे पहले ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है प्लानिंग करना, दूसरा है पढ़ाना, तीसरा है बच्चों से फीडबैक लेना, चौथा है फिर से रीप्लान करना। आपका जो प्लानिंग है अगर एक बार में ठीक नहीं हुआ तो उसको रीप्लान करिए, फिर से रीटीच करिए और फिर से री फीडबैक लीजिए। तो वैसे तो 3 ही हैं और री लगा के और 3 हो जाते हैं, तो टोटल 6 हैं। एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Choose any one unit of science subject and prepare simulation lesson planning based on inductive deductive method। बोल रहे हैं कि साइंस सब्जेक्ट का कोई भी एक यूनिट पसंद करिए और सिमुलेशन लेसन प्लानिंग, अगर सिमुलेशन बनाइए लेसन प्लानिंग का, इस बात पे बेस होना चाहिए कि वो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पे डिपेंडेड है। वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको कैसे लेसन प्लान करना है, सबसे पहले देखिए इंडक्टिव डिडक्टिव सिमुलेशन लेसन प्लान्स। साइंस की बात हो रही है, बायोलॉजी। आप एग्जाम में फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, जो भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसके बारे में लिख सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट बायोलॉजी है, टॉपिक फोटोसिंथेसिस के बारे में है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों को मदद की जाए समझने में कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट्स रेट, और उस फैक्टर्स के ऊपर बात की जाए जो इन्फ्लुएंस करता है उसके रेट को, फोटोसिंथेसिस के रेट को। अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड्स, और ये जो होगा वो इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग मेथड के ज़रिए होगा। अभी आप बोलेंगे सर क्या है इंडक्टिव मेथड, तो इंडक्टिव मेथड जो है वो है एक्सप्लोरेशन फेज, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन। कॉन्सेप्ट को जो है वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इंट्रोड्यूस करिए। इन सारी चीज़ों को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ वरना खामखा लेंदी हो जाएगा। दूसरा है गाइडेड डिस्कवरी, जो डिस्कवरी हुई है उसके सहारे गाइडेंस देना। और तीसरा है फॉर्मुलेट द जनरल रूल, और जनरल रूल जो है वो उसको फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सप्लोरेशन फेज यानी कि इंडक्टिव मेथड हो गई। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड के बारे में। डिडक्टिव मेथड का मतलब है एप्लीकेशन, मतलब उसके फ़ायदे एंड वेरिफिकेशन कि ऐसा सच में हो रहा है या नहीं, वो चीज़ें देखना। पहला है प्रेजेंट द जनरल रूल, जनरल रूल को प्रेजेंट करना। दूसरा है अप्लाई द रूल विथ एग्जाम्पल्स, जो भी रूल्स है उसको एग्जाम्पल के सहारे अप्लाई करना। तीसरा है वेरीफाई द हाइपोथेसिस, और जो हाइपोथेसिस है उसको वेरीफाई करना। ये 3 चीज़ें हैं। इसका कंक्लूजन क्या है, कंबाइन बोथ मेथड्स समराइजिंग द लेसन। इन दोनों तकनीक से किसी भी चैप्टर को याद करना आसान हो जाता है। reiterate how the initial observation led to the understanding of the general principles of photosynthesis। ये इस बात को भी समझाता है कि कैसे किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ को समझने में ज़्यादा मदद करता है, and how this principle can be used to predict the behavior of plants in various condition। और कैसे ये प्रिंसिपल जो है वो प्रिडिक्ट करता है पौधों के बिहेवियर को अलग अलग कंडीशन में समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल लेसन प्लानिंग। आइडियल लेसन प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए वो स्टेटमेंट आप दीजिए। तो अ स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक लक्षण क्या होने चाहिए। एन आइडियल लेसन प्लानिंग इज अ टीचर्स गाइड। आइडियल लेसन प्लानिंग टीचर को मदद करने वाला होता है, उसको गाइड करने वाला होता है। दैट आउटलाइंस द गोल्स, जो गोल्स को आउटलाइन करता हो, कंटेंट को, मेथड्स फॉर क्लास
क्लास में कौन सी मेथड करेंगे, और डिज़ाइन टू क्रिएट एन इफेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, और ये क्रिएट करे इफेक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल लेसन प्लान इंक्लूड, आइडियल लेसन प्लान में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? पहला है क्लियर ऑब्जेक्टिव, भाई कहना क्या चाहते हो उसके बारे में आपको क्लियर होना है। एंगेजिंग एक्टिविटीज़, आप जो भी एक्टिविटी करवाए वो हर स्टूडेंट को एंगेज करे वैसी होनी चाहिए। लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तर्क लगना चाहिए, क्यों, कैसे, किस तरीके से, इन चीज़ों पे जोर देना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक ही मेथड पे नहीं चलना चाहिए, अलग अलग मेथड पे भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मटेरियल्स, जो भी मेथड और मटेरियल है वो एप्रोप्रिएट सही होनी चाहिए। असेसमेंट उसका होना चाहिए, फिर है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सही होना चाहिए, और इवेल्युएशन भी उसका होना चाहिए। ये जो 8 लक्षण जो है वो किसी भी आइडियल लेसन प्लानिंग को दिखाने के लिए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Select any one unit of science subject of class 9 and prepare a lesson plan for a fluency in questioning skill. आपको किसी भी साइंस का एक यूनिट ले लेना है क्लास 9 का, और लेसन प्लान इस तरीके से करना है कि वो क्वेश्चनिंग स्किल को फ्लुएंसी बढ़ा सके, मतलब सवाल पूछने की बच्चों की स्किल को बढ़ा सके। तो यहाँ पे किस तरीके से हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लास 9 का ही आप जो भी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। डेवलपिंग स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, टॉपिक जो चूज़ किया गया है वो है वर्क एंड एनर्जी। फिजिक्स का टॉपिक है कॉमन यूनिट फॉर क्लास 9 साइंस करिकुलम, साइंस का 9 करिकुलम का कॉमन टॉपिक है। लेसन प्लान होगा वर्क एंड एनर्जी। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होगा, साइंस फिजिक्स क्लास 9 यूनिट वर्क एंड एनर्जी। स्पेसिफिक स्किल किस पे ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। जनरल ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा, होना चाहिए, आप क्या करवाना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ पाए वर्क, एनर्जी और पावर के, और उसके अलावा हेल्प स्टूडेंट्स टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन देयर डेली लाइफ्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर सके, उसके बारे में आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट विल एबल टू, तो यहाँ तक तो सेम ही है, वर्क, एनर्जी और पावर को डिफाइन कर सकना चाहिए, डिफरेंशिएट कर सकना चाहिए वर्क और एनर्जी के बीच में, आइडेंटिफाई करना चाहिए अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी को, क्लियरली पूछ सकना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और टॉपिक के ऊपर। कौन से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे, तो टेक्स्ट बुक, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चॉक या मार्कर। पिक्चर, वीडियोस, वर्किंग, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीवार को धक्का मारना, घोड़ा गाड़ी को खींचना, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपका लेसन प्लान है। अभी आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयर लेसन प्लान्स। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। क्या क्या इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर होनी चाहिए? सबसे पहला है इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन। इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप टीचर है तो आप बच्चों से पूछेंगे व्हेन डू यू से द वर्क इज़ बीइंग डन, आप कब बोलेंगे कि काम हुआ है, या फिर आप किसी भी भारी दीवार को धक्का मारेंगे और वो अगर हिलेगी नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर अगर हिल रही है तो क्यों हिल रही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनर्जी, एनर्जी का जो टर्म है उसके बारे में आप क्या समझ रहे हो। दूसरा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में टीचर के जो सवाल होंगे वो प्रोबिंग या रीफोकसिंग के ऊपर होगा, जैसे कि कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ वर्क बीइंग डन, क्या कोई मुझे काम हुआ है उसके एग्जांपल दे सकता है, बेस्ड ऑन अ डेफिनेशन जस्ट डिस्कस, जैसे कि हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया इससे, तो इससे क्या होगा, प्रोबिंग होगा या बच्चों का रीफोकस होगा। तो यहाँ पे कुछ सवाल है, आप एक बार देख लीजिए। तीसरा है गाइडेड प्रैक्टिस। बच्चों को प्रैक्टिस के अंदर गाइड करना, जैसे कि बच्चे आपको पूछेंगे कि सर हाउ डू वी कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द फोर्स इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करें वर्क डन को। तो यहाँ पे आपको उनको गाइड करना है, पूरा सॉल्यूशन करके नहीं देना है। तो ये गाइडेड प्रैक्टिस एक हो गई, उसके भी टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। फोर्थ है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, उनको अपने आप प्रैक्टिस करने दीजिए। और पांचवा है असेसमेंट एंड कंक्लूजन। असेसमेंट करिए और कंक्लूजन, जैसे कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पूछ सकते हैं,
गिव एन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल पूछ के आप उनकी क्वेश्चनिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी वन ग्रुप, हाँ, एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट विथ इल्यूस्ट्रेशन, इल्यूस्ट्रेशन के जरिए, प्रयोग के जरिए टिंडल इफेक्ट को समझाइए। टिंडल इफेक्ट अगर आप साइंस और मैथ्स के टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, फिर भी एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। द टिंडल इफेक्ट इज़ अ फिनोमिनल, टिंडल इफेक्ट एक ऐसी घटना है लाइट की बिखर जाने की बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स। कॉलोइडल्स मतलब किसी भी चीज़ में तैरते पार्टिकल्स के ऊपर रोशनी गिरने की वजह से प्रकाश जो बिखर जाता है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। वेरी फाइन सस्पेंशंस विच मेक्स देम पाथ अ लाइट बीम विजिबल, इट पासिस थ्रू द मीडियम। और इसी की वजह से जब रोशनी कभी किसी भी चीज़ में से निकलती है और अगर उसका रास्ता आपको दिख रहा है तो वो टिंडल इफेक्ट है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड बिकॉज द पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। ये इस वजह से होता है कि यहाँ पे जो हवा के अंदर जो मीडियम है वो इतने बड़े हैं कि रोशनी को स्कैटर कर सकते हैं, वेर एज द पार्टिकल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशंस आर टू स्मॉल टू डू सो। जबकि दूसरी चीज़ में बात करें तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर नहीं कर पाते, बिखेर नहीं पाते रोशनी को। तो इसका इल्यूस्ट्रेशन क्या है, इसको समझाने के लिए आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बीम ऑफ सनलाइट पासिंग थ्रू द डस्टी रूम। धूल वाले कमरे के अंदर सूरज की रोशनी किसी छेद से आती है तो आपको वो पूरा रास्ता दिखाई देता है, तो लाइट पाथ इज विजिबल बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। दूसरा है द पाथ ऑफ कार्स हेडलाइट्स बिकम विजिबल इन फॉग और मिस्ट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी बहुत ज़्यादा फॉग होता है तब आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसकी लाइट का पूरा रास्ता आपको दिखता है, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल है। तीसरा है अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम फ्लैश लाइट शाइनिंग थ्रू अ ग्लास ऑफ मिल्क। दूध के ग्लास में अगर आप फ्लैश लाइट करते हैं वेयर द पाथ ऑफ द लाइट इज़ विजिबल, तो आपको रास्ता विजिबल दिखता है, एट अपोज टू शाइनिंग द सेम लाइट थ्रू द ग्लास ऑफ क्लियर वाटर, अ ट्रू सॉल्यूशन वेयर द लाइट पाथ इज विजिबल। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरीके से टिंडल इफेक्ट का इलिस्ट्रेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, derive derive the equation graphing the relationship between position and velocity। पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिश्ता दिखाता हो वैसा डिराइवेशन इक्वेशन आपको करना है, पर ग्राफिकल मेथड आपको इस्तेमाल करनी है। हिंट ऑलरेडी दिया गया है कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको अगर साइंस के टीचर है तो ये शायद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ बना देना है। और विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी होता है तब आपको पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर मैं बात करूँ तो DOEB, राइट। तो अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया आप निकाल लेते हैं तो आपको डिस्टेंस पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में इक्वेशन आप बना सकते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढना हो तो ये आपको आना ज़रूरी है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये साइड का सम प्लस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पैरेलल साइड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए OE, राइट। तो इस ग्राफ के सहारे यहाँ पे पूरा ही, जैसे कि ग्राफ के अंदर इस लाइन का जो एरिया बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम ढूंढेंगे S, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे S करें तो DO प्लस BE की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए DO, राइट, और BE ये पैरेलल साइड्स, इन दोनों का सम। तो यहाँ पे देखिए DO प्लस BE यानी कि U प्लस V, यहाँ पे देखिए DO यानी कि U और ये हो गया V। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर भी वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर I दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो पूरी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों जो हैं वो कवर हो जाएंगे अगर आप चाहें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर U प्लस V हो गया, और OE जो है वो दोनों के बीच का वक्त है। OE जो है वो यहाँ से लेके यहाँ पे जाने तक का वक्त है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया T।
अभी हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में होते बदलाव को टाइम के साथ रिफ्लेक्ट करता है। तो v माइनस यू अपॉन टी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर t को हम फॉर्मूला मेकर बनाए तो a नीचे चला जाएगा, तो t हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो इस t की जगह पे आप इस t को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये होगा s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v, और यहाँ पे होगा v माइनस यू, राइट। आप t की जगह पे इसको डाल देंगे तो a, हाँ हाँ a नीचे रहेगा यहाँ पे, ओके। t की जगह पे v माइनस यू, v प्लस यू, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है भाई साहब, यहाँ पे 2as आएगा, यहाँ पे 2as आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे था पर यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑनलाइन भी जो इन्फॉर्मेशन होती है कभी कभार गलत होती है, तो पूरी तरीके से ऑनलाइन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो यहाँ पे नीचे a होगा, और a और 2 जो हैं वो सामने चला जाएगा, तो यहाँ पे 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेरिवेशन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, राइट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का दूसरा नियम जो है मोशन का, वो स्टेट करिए, लिखिए, और F इज इक्वल्स टू एम ए, फादर इज इक्वल्स टू मदर को डिराइव करिए। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से वो ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ मोमेंटम। कोई भी फोर्स जो है वो मोमेंटम के रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द चेंज इन द मोमेंटम विच इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पल्स, किसी भी चीज़ के मोमेंटम में हो रहे बदलाव जो है बराबर किससे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे उसका जो है यूनिट ऑफ फोर्स इन इज न्यूटन, और केजी पर मीटर स्क्वायर भी इसको कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो फोर्स जो है वो मोमेंटम में हो रहे बदलाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये फॉर्मूला हो गया। अभी मोमेंटम में हो रहे बदलाव यानी कि dp, और टाइम में हो रहे बदलाव को हम कहेंगे dt। तो पहला शुरुआती मोमेंटम जो होगा वो होगा mu, जहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। तो मोमेंटम में हो रहे बदलाव को हम कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम है mv, इनिशियल मोमेंटम है mu। m को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू, और मोमेंटम में हो रहे बदलाव को हम लिखेंगे डेल्टा p। तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट v माइनस यू। यहाँ पे वक्त में हो रहे बदलाव को हम डेल्टा t ले लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा t हम ले लेंगे, तो इस फॉर्मूला में आप dp की जगह पे डालेंगे m ब्रैकेट v माइनस यू, और t की जगह पे डालेंगे डेल्टा t। तो ये है आपका m v माइनस यू अपॉन टी, राइट। v माइनस यू अपॉन टी यानी कि वेलोसिटी में हो रहा बदलाव टाइम के साथ। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो फादर इज इक्वल्स टू मदर, ये हो गया आपका डेरिवेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट नोट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जैसे कि आपको पता है ये सेल के ऑर्गेनिल्स है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स आते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल। वो किसी भी सेल का पावर हाउस होता है क्योंकि वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दे आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन यानी कि दो दो चादर होती हैं, ऐसा समझ लीजिए। ऑर्गेनिल्स फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, ज़्यादातर ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही होता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP, ये एनर्जी का एक बायोलॉजिकल सोर्स है, वो प्रोड्यूस करता है थ्रू अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो सांसें ली जाती है उसी की वजह से ये ATP बनता है। ATP इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेल्स एक्टिविटीज़। ATP वो प्राइमरी सोर्स है जिसकी वजह से सेल जो है वो अपना काम कर पाता है। Thus, inner membrane of a mitochondrion is folded into structure called cristae. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की चादर की बात करें तो वो ना कई बार फोल्ड हुई होती है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टे, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के भाग का सरफेस एरिया बढ़ जाता है फोल्ड करने की वजह से। एन एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस, और जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो
कंटेन देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड रिबोसोम्स विच सपोर्ट्स द एंडोसिम्बायोटिक थियरी ऑफ देयर ओरिजिन, और उनके पास रिबोसोम्स भी होते हैं जो सपोर्ट करती है सिम्बायोटिक थियरी ऑफ देयर ओरिजिन, जो उनके ओरिजिन के बारे में एक दूसरे से रिश्ता रखना, सिम्बायोटिक एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन थियरी को भी जस्टिफाई करती हैं। गोल्जी एपरेटस की अगर हम बात करें तो गोल्जी एपरेटस ऑल्सो नोन एज अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, जो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ एक ऑर्गेनिल है, ऑफ अ स्टैक ऑफ अ फ्लैटेंड सैक, जिसके ऊपर कई सारे सैक्स बने हुए होते हैं, फ्लैट होते हैं, कॉल्ड सिस्टन्स, जिसको सिस्टन कहते हैं। इट मेन फंक्शंस टू प्रोसेस मॉडिफाई एंड शॉर्ट पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। इसका मुख्य काम यही है कि किसी भी प्रोटीन या लिपिड को प्रोसेस करना, मॉडिफाई करना, अरेंज करना और उसको पैक करना। दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ईआर से, ईआर पता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से जो लिपिड्स या प्रोटीन्स आते हैं उसको पैक, एक तरीके से पोस्टमैन जैसा काम करता है। द मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड्स आर देन पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स। ये जो भी मॉडिफाइड प्रोटीन या लिपिड्स हैं उसको बाद में पैकेज किया जाता है वेसिकल्स के अंदर, ताकि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके वेरियस डेस्टिनेशंस में, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अंदर भेजना हो सेल के अंदर तो भी पैकिंग है ज़रूरी है, और बाहर भेजना है तो भी पैकिंग ज़रूरी है। ड्यू टू दिस फंक्शन, इसी काम की वजह से, इट इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसी काम की वजह से उसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आंसर एनी वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड? प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से बनता है? राइट एन इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, और वो इक्वेशन दिखाइए जिसमें रिएक्शन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच में। लिस्ट द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूजेस है वो हमें बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इज मेड बाय हीटिंग जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम जिप्सम को गर्म करते हैं। अ सॉफ्ट सल्फेट मिनरल, जिसकी वजह से एक सॉफ्ट सल्फेट मिनरल बनता है, टू अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट पे। दिस प्रोसेस नोन एज अ कैल्सिनेशन, इसी घटना को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। इट रिमूव्स 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द जिप्सम, और इसकी वजह से जिप्सम के अंदर 1.5 पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हट जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसी की वजह से जो पाउडर बच जाता है पानी के वेपराइज हो जाने के बाद, वो है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी का मतलब होता है आधा, हेमीहाइड्रेट, विच इज़ द केमिकल नेम फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम भी यही है, शायद 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कहीं पे दिख जाए तो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। द केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम, जिप्सम में 2 H2O, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, राइट, 2 H2O था। इसको गर्म करने की वजह से 1.5 मॉलिक्यूल चले जाते हैं, तो बच जाता है कितना, आधा, 1/2। यहाँ पे 1/2 है, इसको ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसमें 1.5 मॉलिक्यूल्स पानी के फिर से डाल दो तो बन जाएगा जिप्सम। राइट एन इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब सूखे हुए जिप्सम के अंदर हम पानी डालते हैं तो फिर से जिप्सम का ओरिजिनल फॉर्म बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था, आधा पानी था, अगर इसमें आप फिर से 1.5 पानी दे देंगे तो वो फिर से 2 H2O बन जाएगा, मतलब ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इक्वेशन इसलिए है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद भी अगर आप उसको तोड़ देते हो और वापस से उसको गर्म कर देते हो और उसमें से 1.5 गुना पानी उड़ जाता है और फिर से उसको पाउडर बना देते हो, तो फिर से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हो। इन शॉर्ट, इसको कितनी भी बार रीयूज़ कर सकते हो। तो पीओपी कहीं पे आपने करवाया हुआ है तो उसको तोड़ने के बाद अगर आप उसको गर्म कर देते हो, सुखा देते हो, तो वापस से वो पीओपी बन जाएगा, उसको वापस से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिस्ट द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो कई सारे इस्तेमाल है, पर यहाँ पे कुछ इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेडिकल फील्ड में प्लास्टर के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है डाइज बनाने के लिए, फिर आर्ट और क्राफ्ट में भी कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, फायर प्रूफ चीज़ों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, और लेबोरेटरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबल किया गया डायग्राम बनाए। डायग्राम तो बनाना है पर सारी चीज़ें भी लेबल करनी है। एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिवरी जूस, और बताइए कि सेलिवरी जूस क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, इसके बारे में भी बताइए। तो फिगर तो सबसे पहले इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको फिगर के साथ साथ सारे लेबल्स भी याद रह जाए। जैसे कि शुरुआत होती है माउथ से, फिर यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड को दिखाना भी ज़रूरी है, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, पर यहाँ पे नहीं दिखाया है। आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स, जिसमें से सलाइवा यानी कि लाल बनती है। बाद में है इसोफोगस। इसोफोगस के बाद है लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में रेक्टम और एनस। तो ये सारी चीज़ों को 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। अदरवाइज आप साइंस के टीचर है तो ये आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। मॉइस्चन्स फूड, खाने को मॉइस्चन करता है, मतलब गीला करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है इनिशिएट्स केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन को शुरू करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सलाइवा का इम्पोर्टेंस तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मिल गए, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या इम्पोर्टेंस है कि वो जम्स को किल कर देता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, और प्रोटेक्शन का काम भी करता है। तो ये सारे साथ के साथ पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिए पूरे तरीके से, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई चीज़ मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे लेंस से रिलेटेड, लेंस है कि हाँ लेंस ही है। तो यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनती है उसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नीडल की एक रिफ्लेक्शन बन रही है कॉन्वेक्स लेंस के जरिए, ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये जो डिस्टेंस है वो इमेज का डिस्टेंस है, क्योंकि यहीं पे रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। हाउ फार शुड अ नीडल बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। तो नीडल को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाना चाहिए इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन, इस तरीके से जिससे उसका रिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के बराबर हो, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों सेम हो। अगर ऐसा करना है तो हमें उसको कहाँ पे रखना होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर भी बताइए। यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे, जैसे कि रियल एंड इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे है टू बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, राइट, मतलब इक्वल है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड ऑफ द सेम साइज। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो -1 हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे -1 क्यों होता है, क्योंकि लेंस से जो भी इमेज बनती है ना वो हमेशा उल्टी इमेज ही बनती है, इसी वजह से यहाँ पे मैग्निफिकेशन -1, और 1 इसलिए क्योंकि सेम साइज है। फिर यहाँ पे सिंस इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल, क्योंकि इमेज जो है वो रियल है, इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। इमेज अगर पॉजिटिव है, सॉरी रियल है, तो मतलब वो राइट साइड पे बनेगी लेंस के, और लेंस के राइट साइड पे जो भी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इमेज का डिस्टेंस हम v से इंडिकेट करते हैं और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम u से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही होगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला है v/u, जबकि मिरर का है -v/u। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैग्निफिकेशन हमारे पास है -1, v/u, v हमारा है 50 यहाँ से, और u जो यहाँ पे हमें ढूंढना है, तो u को सामने लेके -1 को नीचे ले लेंगे, तो आपको u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस मिलेगा, मतलब इस तरफ, राइट। तो यहाँ पे जो नीडल जो है वो लेंस के लेफ्ट के तरफ 50 सेंटीमीटर दूरी पे रखनी चाहिए ताकि उसकी इमेज सेम साइज की बने। आगे अगर हम बढ़े तो इस तरीके का कुछ फिगर आपका
होगा, राइट। यहाँ पे 2f1 और 2f2 पे इमेज जो है वो सेम साइज की बनती है, आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, इस चीज़ के बारे में हम बताई है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से 2 गुना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने अभी ढूंढ लिया पीछे 50, तो वो फोकल लेंथ से 2 गुना होगा। तो इसकी मदद से हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो 2 को हम 50 से डिवाइड करें तो फोकल लेंथ हमें मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। एक बार फोकल लेंथ मिल जाने के बाद यहाँ पे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी 0.25 मीटर। क्यों मीटर में करना ज़रूरी है? क्योंकि डायोप्टर जो है, पावर जो है, वो फोकल लेंथ का इन्वर्स ही होता है और फोकल लेंथ मीटर में चाहिए। तो पावर ऑफ अ लेंस है 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का इन्वर्स, यानी कि 1 अपॉन 0.25, क्योंकि मीटर में होना चाहिए। 1 अपॉन 0.25 करेंगे तो 4 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो पावर ऑफ अ लेंस है वो 4 डायोप्टर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई, इंसानी आंख का डायग्राम बनाए, एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स। और इस डायग्राम में जितने भी पार्ट्स आपने दिखाए हैं उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, वो आपको बताना है। तो जैसे कि आंख के मेन पार्ट, क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वियस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, विटरस ह्यूमर। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये एक्वियस ह्यूमर है और विटेरियस ह्यूमर है, वो टेक्स्ट बुक में बच्चों के लिए नहीं है। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इनको नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, राइट। बेसिक सिंपल, पर जितनी आप लेबल कर रहे हैं उन लेबल्स के बारे में फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए होने चाहिए ताकि बेहतर मार्क्स आपको मिल जाए। द ह्यूमन आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इंसानी आँख काफ़ी जटिल अंग है। दैट अलोज अस टू सी, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। फंक्शनिंग सिमिलरली टू अ कैमरा बाय रिसीविंग, फोकसिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इंसानी आँख का फंक्शन कैमरे से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि वो रोशनी को रिसीव करता है, फोकस करता है और लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। लाइट एंटर्स थ्रू द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, रोशनी जो है वो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के जरिए अंदर आती है। पासिस थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल के जरिए पास थ्रू होती है। एन ओपनिंग कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, और ये जो आने जाने के लिए रोशनी का रास्ता जो है वो आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, खोला या बंद किया जाता है। द लेंस एडजस्टेड बाय द सिलियरी मसल्स, लेंस को मोटा या पतला करने का काम सिलियरी मसल्स का होता है। खींच के पतला कर सकते हैं और दबा के मोटा कर सकते हैं। फोकसेस दिस लाइट ऑन टू द रेटिना, ताकि रेटिना के ऊपर रोशनी को फोकस किया जाए। द रेटिना विथ इट्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, रेटिना के ऊपर रोशनी को सेंस करने वाले 2 किस्म के सेल होते हैं, आपको पता ही होगा, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो है वो ब्राइटनेस को पहचानते हैं और कोन सेल्स जो है वो कलर्स को पहचानते हैं। इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और रेटिना उसके साथ साथ उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दिमाग को भेजता है ताकि उसका इंटरप्रिटेशन कर सके कि वो चीज़ दिखती कैसी है। तो ये हो गया उसका फंक्शन विथ फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग 12 क्वेश्चंस, आपके पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, जिसमें 12 सवाल दिए होंगे, उसमें से कोई भी 7 आपको जवाब देने हैं। उसमें से पहला सवाल, यहाँ पे मैंने 12 के ही जवाब लिखे हैं, बट एग्जाम में आपको कोई भी 7 करने हैं। एक सवाल 2 मार्क्स का है, तो 7 2 14 मार्क्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 14 14 14 14 14 14 5 70। चलिए, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ साइंस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन के यूटिलिटी यानी कि इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला है फॉस्टरिंग क्यूरियोसिटी। फॉस्टरिंग मतलब डालना, अंदर एंटर करना। तो हम किसी के अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर कैरियर्स, कैरियर्स बनाने के लिए जो बेस है उसको हम बना सकते हैं। प्रमोटिंग इनोवेशन, नई नई चीज़ों को खोजना हम प्रमोट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, दुनिया को समझने में आसानी हो सकती है। एंड एनहेंसिंग कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन भी एनहेंस होता है। तो यही सारे साइंस एजुकेशन के इस्तेमाल है, फ़ायदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसके 2 पॉइंट लिखे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग है, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिसिटी या फिर मेजरेबिलिटी के ऊपर है।
तो टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्स आर टिपिकली लॉन्ग टर्म। अगर हम गोल्स की बात करें ना तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते। ब्रॉड एस्पिरेशंस होती हैं उसके अंदर, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं और स्पेसिफिक माइलस्टोन के होते हैं। एक्शंस ऐसे होते हैं जो बड़े गोल्स को पहचानने के लिए या पाने के लिए किए जा सके। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो गोल को पाने के बीच में आने वाली चीज़ है। अगर मैं मेजरेबिलिटी की बात करूं तो गोल्स आर ऑफन ब्रॉड एंड कैन बी इंटेंजिबल। गोल्स जो है वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं और उनको नापा नहीं जा सकता। इंटेंजिबल मतलब नाप नहीं सकते उसको। बेस्ड ऑन आइडियाज़ और अ जनरल विजन, जो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आइडिया क्या है या आपका विजन क्या है। फॉर एग्जांपल, प्रोवाइड एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। अगर किसी कंपनी में कस्टमर सर्विस को एक्सेलेंट तरीके से देना है तो वो आपका गोल हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, कंक्रीट होते हैं, और मेजरेबल एक्शन है उसको आप मेज़र कर सकते हो। जैसे कि रिड्यूस कस्टमर वेट टाइम टू 1 मिनट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी कस्टमर का वेटिंग टाइम जो है उसको कम करके 1 मिनट करना, तो इस चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, उसको गोल नहीं कह सकते, राइट। तो यही 2 पॉइंट के डिफरेंस है बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के क्लासिफिकेशन किसने दिए? इनटू व्हाट 3 मेन एरियाज आर ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफाइड। और ये ऑब्जेक्टिव्स कौन से 3 एरिया में क्लासिफाइड हुए हैं? तो यही है वो इंसान जिन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया है, जिनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। और उन्होंने 1956 में इसको स्पेसिफाई किया था। मेन एरिया जिसमें इस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बांटा वो था कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमीटर। कॉग्निटिव में दिस डोमेन इज अ कंसर्न विथ अ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल। ये जो डोमेन है, ये जो विस्तार है, वो इस बात को कंसर्न करता है कि नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स कैसे हैं, जैसे कि सोचना, छानना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इफेक्टिव जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इमोशनल ग्रोथ कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, फीलिंग कैसा है, इंटरेस्ट कैसे हैं और वैल्यूज़ क्या है, वो दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा है साइकोमीटर, जो इन्वॉल्व करता है फिजिकल और मैनुअल स्किल्स को। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 3 चीज़ों में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बांटा। नेक्स्ट, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, उसका उदाहरण दीजिए। द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज एन इंस्ट्रक्शनल technique where a teacher presents a task or procedure step by step to students while explaining each part in detail. ये मेथड एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है जहाँ पे टीचर जो है वो किसी टास्क को या प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को सिखाता है, जहाँ हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करके। इट इज़ अ विजुअल हैंड ऑन अप्रोच, और ये जो है वो दिख सके वैसा, और अप्रोच जो है वो हैंड ऑन, हाथ से करना पड़ेगा वैसा है। हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्सेप्ट और स्किल वर्क्स इन प्रैक्टिस। और ये बच्चों को यही सिखाता है कि कैसे कोई कॉन्सेप्ट या स्किल जो है वो प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है या काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे साइंस टीचर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ अ केमिकल रिएक्शन वर्क्स। जैसे कि विज्ञान का कोई शिक्षक है जो इस बात को सिखा रहा है कि केमिकल रिएक्शन कैसे काम करते हैं, सच एज मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। जैसे कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करना और बलून को इन्फ्लेट करना। The teacher would explain each step and the scientific principles behind as they perform the demonstration. और वो उनको अपने हाथ से सारे स्टेप्स को समझा के इस एक्सपेरिमेंट को समझाएगा। आपको ये आइडिया होगा ही कि जब विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा हम डालते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वो जो बलून जो है उसको कांच की बोतल के ऊपर रखा जाता है, और इसको जब मिक्स करते हैं ना तब वो बलून जो है वो फूल जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बीबी वर्क स्किल। ये बीबी यानी कि बिग बॉस नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो ये नाम दीजिए कंपोनेंट्स के जो ब्लैक बोर्ड वर्क स्किल के लिए ज़रूरी है। तो द बीबी वर्क स्किल रेफर्स टू द स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करने के स्किल के बारे में ये है।
द कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्किल इंक्लूड, और इस स्किल के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो ये है: लेजिबिलिटी, द राइटिंग मस्ट बी क्लियर एंड एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स एंड वर्ड, अच्छी लिखावट होनी चाहिए, साइज और अलाइनमेंट सही होना चाहिए। कुछ लोग, कुछ टीचर्स जब बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो उनकी लिखावट सीधी नहीं जाती, या तो ऊपर चली जाती है या तो नीचे चली जाती है, कहीं पे अक्षर छोटे हो जाते हैं, कहीं पे बड़े हो जाते हैं। तो साइज़ और अलाइनमेंट होना चाहिए। हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स, पॉइंट्स जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करने की प्रैक्टिस टीचर के पास होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्पेस, जो पूरा बोर्ड है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो कुछ टीचर्स की हैंड राइटिंग या अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि आधा प्रॉब्लम ही बोर्ड के ऊपर होता है, बाद में टीचर बोलता है कि बाकी आधा ये पहले लिख लो, बाद में आधा दूसरी बार रब करके करेंगे। तो ऐसा करने की जगह पे उनका यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस अच्छे से होना चाहिए, जगह के अनुसार लिखना उनको आइडिया होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए टू कंटेंट रिटन ऑन द बोर्ड, जो भी वो बोर्ड के ऊपर लिखे वो पत्थर की लकीर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलती हो गई बाद में इरेज करके फिर से लिख दिया। फिर पोजीशन ऑफ द टीचर, कैसे खड़े रहना है, कहाँ पे खड़े रहना है, ये सारी चीज़ों का उनको नॉलेज होना चाहिए। आई कांटेक्ट विद द प्यूपिल्स, ये सीधा ही कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका आई कांटेक्ट अच्छा होगा, कंटेंट कमज़ोर है तो आप नज़रें नहीं मिला पाएंगे। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को अच्छे से साफ़ करना, गंदे से साफ़ करना नहीं। तो ये सारे जो हैं वो बीबी वर्क स्किल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन के दो फायदे बताएं। अभी सिमुलेशन, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सिमुलेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर सिमुलेशन का इस्तेमाल करने से दो फायदे ये हैं कि सबसे पहला है सेफ एनवायरनमेंट फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है। जैसे कि मान लो कि केमिकल रिएक्शन को एक्चुअली करने से अगर उसको हम सिमुलेशन लैब पे करें, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर करें, तो वो सेफ है, ज़्यादा सेफ है। दूसरा है एनहेंस्ड एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, और उसकी वजह से ना बच्चों का एनहेंसमेंट एंगेजमेंट में बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल जो फिज़िकल लैब्स होती है उसके अंदर एक टीचर सिखाता है और आसपास बच्चों के ग्रुप बने हुए होते हैं, आगे वालों को समझ में आता है, पीछे वाले मस्ती करते हैं। अगर ये सिमुलेशन बेस्ड हो जाए तो हर कोई इंडिविजुअली, जैसे कंप्यूटर लैब में हर किसी को इंडिविजुअल कंप्यूटर मिलता है, उस तरीके से वो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अटेंशन भी बढ़ाएगा, एनहेंसमेंट भी बढ़ाएगा, और वो सेफ भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन बताइए। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि आप जानते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट इज अ स्पेसिफिक और कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट। ये वो बिंदु है तापमान का जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर ऐसा बढ़ा या कम करके आप नहीं कर सकते वरना रीडिंग गलत हो जाएगा। और ये टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में भी। ठीक है, फिर उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये है कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इट्स टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सॉलिड चीज़ को पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उस ऊर्जा की मात्रा को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। दिस हिडन हीट एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये छुपी हुई जो एनर्जी है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। होल्डिंग द सॉलिड्स स्ट्रक्चर टुगेदर, जो सॉलिड स्ट्रक्चर को साथ में बांधे रखता है, जब वो टूटेंगे तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है और टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से हैं वो बताइए। तो जैसे कि आप पता ही है आपको कि अ मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विदाउट एनी केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन देम। जब भी कोई दो चीज़ों को बिना केमिकल रिएक्शन के एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए, अलग अलग फिजिकल चीज़ों को, तब उस चीज़ को हम मिक्सचर कहते हैं। ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो भी चीज़ें मिक्स हो रही है उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बदलती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन्स, और क्योंकि ये फिजिकली मिक्स की गई है तो इसको फिजिकली अलग करना भी पॉसिबल है।
दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और सिंगल फेस थ्रू आउट द मेकिंग देयर कंपोनेंट्स इन डिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पे जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो एक दूसरे के साथ मिक्स इस तरीके से होता है कि उनको अलग करना मुश्किल है और उसको नेकेड आई से भी नहीं देखा जा सकता। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सॉल्ट वाटर, जैसे कि नमक वाला पानी जो है, राइट, उसको आप अलग भी कर सकते हो, और जब वो मिक्स होते हैं तब वो आप आंखों से नमक अलग और पानी अलग नहीं देख सकते। जैसे कि हवा जो है उसके अंदर भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कई सारे गैसेस होते हैं, बट आप उसको आंखों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कई सारे एलॉयज भी ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ खुल जाते हैं, पर अलग करना चाहे तो कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको आप अलग अलग देख पाते हो। दिस मिक्सचर डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता। एंड देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश, उसके अलग अलग भाग को आराम से पहचाना जा सकता है। ऑफन विद द नेकेड आई, आपकी नंगी आंखों से ही इसको पहचान सकते हो। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सैंड एंड वाटर, पानी के अंदर अगर रेत मिक्स करो तो रेत और पानी को अलग देख सकते हो। पानी के अंदर तेल मिक्स करो तो तेल और पानी को अलग कर सकते हो। या फिर सलाद बनाओ तो सलाद के अंदर कैबेज अलग देख सकते हो, टमाटर अलग देख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ रेगुलर सर्कुलर मोशन? रेगुलर सर्कुलर मोशन क्या है उसके बारे में बताइए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। किसी सर्कुलर रास्ते के ऊपर अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन के साथ गोल गोल घूम रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऑल्दो द स्पीड इज कांस्टेंट, यहाँ पे भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट की वो कंटिन्यूस चेंज होती है। आप बोलोगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक ही गति पे घूम रहा है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? वो ऐसे चेंज हो रही है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ इंक्लूडेड क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। स्पीड नहीं चेंज हो रही है, वेलोसिटी, स्पीड इज अ स्केलर प्रॉपर्टी, वेर एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वालिटी। स्पीड को दिशा से कुछ लेना देना नहीं है, जबकि वेलोसिटी को है। दिस चेंज इन वेलोसिटी मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, और इसी वजह से जब कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, भले ही वो नियत स्पीड पे घूम रही हो, फिर भी उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। एंड दिस एक्सेलरेशन नोन एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यही वो फोर्स है जिसकी वजह से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मतलब केंद्र के तरफ खिंचाव बनता है। इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, और जिस सर्कुलर पाथ के ऊपर वो गोल गोल घूम रहे हैं उसके सेंटर के प्रति उसका आकर्षण होता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो फोर्स इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका ऑपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल। केंद्र से दूर जाना सेंट्रीफ्यूगल, केंद्र की तरफ जाना सेंट्रीपिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव डिफरेंसेस बिटवीन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताइए। तो पहला पॉइंट है प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसी घटना जो उसमें ऊर्जा को सोखा जा रहा हो अपने आसपास से, उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और उससे पूरा उल्टा, अ प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम टू इट्स सराउंडिंग, कोई ऐसी घटना जो ऊर्जा को बाहर निकालती है अपने आसपास, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड, चाहे वो भले ही ऊष्मा हो, रोशनी हो या आवाज़ हो, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एग्जिट करना दैट इज एक्सोथर्मिक, और एंट्री करना दैट इज एंडोथर्मिक। हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम, ये बाहर से अंदर की तरफ आता है, ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस, क्योंकि ये ऊर्जा को खींचता है तो आसपास आसपास का तापमान कम होता है, क्योंकि ये ऊर्जा को छोड़ता है तो आसपास का तापमान बढ़ता है। यहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस पॉजिटिव, यहाँ पे एंथैल्पी में जो बदलाव है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे एंथैल्पी में जो बदलाव है वो नेगेटिव होता है। फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होना, बर्फ़ का पिघलना या फिर पानी को उबालना, ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें बाहर से अंदर ऊर्जा जाती है।
लकड़ी को जलाना, लोहे पे जंग लगना, या फिर न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस को मिक्स करना, ये एक्सोथर्मिक है, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, 2 मार्क्स के हिसाब से जितने पॉइंट आपको ज़रूरत लगे उतने लिखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्या डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? सांस लेने के 2 तरीके होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होते, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म इज कंप्लीटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोप्लाज्म से शुरू होता है और ख़त्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि है अंदाजे से 36 से 38 एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से 36 से 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, अंदाजन 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे आखिर में पूरी रिएक्शन होने के बाद एंड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स जो है वो इंसानों के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, या फिर इथेनॉल बनता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट, और यीस्ट के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रेस्पिरेशन इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादातर पौधे भी करते हैं, जानवर भी करते हैं और इंसान भी करते हैं। इंटेंस एक्सरसाइज इन ह्यूमंस, और ये तब होता है जब हद से ज़्यादा कसरत कर ले तो इंसानों के अंदर वो क्रैम्प नहीं आ जाते मसल्स के अंदर। वो मसल्स के अंदर क्रैम्प जो है वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आता है, राइट। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दो ना तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है। फिर फर्मेंटेशन बाय यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, तो ये इंसानों के अंदर डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है, इनडायरेक्टली इंक्लूडेड है। और ज़्यादातर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यीस्ट के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये लेंस से रिलेटेड है। मायोपिया क्या है और हाइपरमेट्रोपिया क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मायोपिया को दूसरे वर्ड में नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है और हाइपरमेट्रोपिया को दूसरे वर्ड्स में फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। ऐसे दृष्टि की खामी जिसमें नज़दीकी चीज़ें काफ़ी साफ देखी जा सकती है पर दूर की चीज़ें ब्लरी दिखती है, उसको मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस, नज़दीक का साफ दिखना, राइट। फार साइटेडनेस, दूर का साफ दिखना, ठीक है। चलो, अ पर्सन दैट इज़, हाँ इसमें दूर का दिखता है पर नज़दीक का ब्लर दिखता है। इट इज़ बिकॉज द आई बॉल इज़ टू लॉन्ग। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी आँखों की जो पुतलियाँ हैं अगर वो ज़्यादा लंबी हो और कॉर्निया हैज़ एक्सेसिव कर्वेचर, या फिर कॉर्निया का कर्वेचर कुछ ज़्यादा ही हो, तब जाके ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आई बॉल अगर बहुत ही छोटा हो और नाटा हो के मोटा हो, और कॉर्निया इज़ टू फ्लैट, या फिर कॉर्निया बहुत ज़्यादा फ्लैट हो, तब जाके ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लाइट फोकसेस इन फ्रंट ऑफ अ रेटिना। यहाँ पे रोशनी जो है वो रेटिना के आगे फोकस कर देती है और यहाँ पे रेटिना के पीछे फोकस कर देती है। दोनों ही चीज़ें देखने के लिए गलत है। करेक्टेड यूजिंग कॉन्केव लेंसेस, इसको अगर ठीक करना है तो कॉन्केव लेंसेस पहनने पड़ते हैं ताकि वो डाइवर्ज हो लाइट और एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही वो बने। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पहनने पड़ते हैं ताकि कन्वर्ज हो जाए लाइट और वो फिर से रेटिना के ऊपर फोकस हो। तो यही डिफरेंस है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर बीच में। तो इसी के साथ ये पेपर सॉल्यूशन होता है ख़त्म। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर से करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर से करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और इसी तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगली बार नए पेपर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन आप सबका थैंक यू सो मच।